Good morning, students. Tomorrow, yesterday we have studied in lecture 10 about definition of aggregate and study area of aggregate, and we have discussed first classification of aggregate. Today we will further discuss classification of aggregates, and we will study deep study about aggregates and their nature. Let us do a quick revision about natural aggregate. Natural aggregate is classified according to the geological mode by igneous, sedimentary and metamorphic origin. Okay, such classification has been adopted by IS code 383 1970. This should be remembered by you all of you, because this can be asked in a GPSC examination for 1 mark or 2 marks question. Aggregate from igneous rock is highly satisfactory because they are normal, hard, tough and dense. ठीक है, igneous rock कैसा रहेगा? हार्ड, टफ एंड डेंस. अपन ने पिछली बार पढ़ा था. लाइम स्टोन्स एंड सम सिलिकियस सैंड स्टोन्स हैव प्रोवाइड टू बी सोर्स ऑफ गुड कॉन्क्रीट एग्रीगेट. कौन कौन से? लाइम स्टोन और सिलिशियस मटेरियल गुड स्ट्रेंथ गुड कॉन्क्रीट एग्रीगेट बन सकते हैं. तो ये हमने कल क्विक रिवीजन हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेचुरल एग्रीगेट और व्हाट इज़ आर्टिफिशियल एग्रीगेट. ठीक है. अब नेचुरल एग्रीगेट, सेडिमेंटरी रॉक्स में वेरी फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, पोरस टू डेंस एंड लाइट टू हैवी. दे मे ऑल्सो यल्ड फ्लैकी एग्रीगेट. ठीक है. तो सेडिमेंटरी रॉक है वो अलग अलग वेराइटी में वेरीज कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, पोरस भी हो सकते हैं, डेंस भी हो सकते हैं. पोरस यानी एग्रीगेट ने फुल क्या बोलते हैं जो नेचर ऑफ क्या बोलते हैं स्टोन रहेगा वो एब्जॉर्बिंग नेचर का रहेगा, दैट इज़ पोरस. और उसके अंदर एक भी वॉइड नहीं रहेगा, कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी पानी को एब्जॉर्ब करने की, दैट इज़ डेंस. फिर लाइट भी रहेंगे और हैवी भी रहेंगे. ठीक है. और दे मे ऑल्सो बी यल्ड फ्लैकी एग्रीगेट. The metamorphic rock show fluorated structure. In some cases, individual aggregate may exhibit foliations which is not describable characteristics in aggregate. Oh sorry, they may also. अच्छा, yield flaky aggregate का मतलब होता है कि अपना जो एग्रीगेट होगा वो बहुत इजीली टूट जाएगा दो पार्ट में. फ्लैकी का मतलब होता है टूटना. ठीक है. और अनशेप्ड बिहेवियर जो रहेगा मतलब बहुत अनशेप्ड रहेगा. मैं आपको गूगल इमेजेस दिखा देता हूँ फ्लैकी की. देखिए ये इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं जो स्टोन टूटा है, टूटने के बाद अनइवन शेप है. ठीक है. एग्रीगेट का दैट इज़ फ्लैकी एग्रीगेट. कोई शेप का नहीं है. और जैसे आप कोई स्टोन को तोड़ते हैं तो किस तरीके का पतला सा एक स्टोन बाहर आता है ना, उसको फ्लैकी एग्रीगेट बोलते हैं. इलोंगेट एग्रीगेट यानी ऐसा लंबा एग्रीगेट होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? इलोंगेटेड एग्रीगेट. क्लियर. अब जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो फॉलिएट स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं. अब फॉलिएट स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेटाफॉर्मिक रॉक क्या होता है? एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर बहुत हाईली प्रेशराइज्ड जब लेयर्स को करा जाता है नेचुरली या बहुत साल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक लेयर के वो क्या होता है, सॉइल इरोजन की वजह से जो लेयर्स नीचे दबी होती है हमारी सैंड की, उसके ऊपर और लेयर जाती है. ठीक है. अब उससे होता क्या है, वो जो लेयर्स है ना, तो एक के ऊपर एक जब नई लेयर चढ़ती रहती है तो नीचे वाली लेयर सख्त होती रहती है. ठीक है. सख्त होती रहती है और जो प्रेशराइज्ड ऊपर की जो नई लेयर है वो क्या करेगी, नीचे वाली लेयर्स को प्रेशराइज करेगी और वो क्या हेल्प करेंगे अपना सॉइल फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन या एग्रीगेट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे वो लेयर. ठीक है. तो एक दूसरे अलग अलग मिनरल से बना हुआ जो एग्रीगेट रहेगा वो उसको अपन मेटामॉर्फिक एग्रीगेट बोलेंगे. ठीक है. अब मेटाफॉर्मिक एग्रीगेट कौन से स्ट्रक्चर का होता है? तो फॉलिएट स्ट्रक्चर का होता है. फॉलिएट स्ट्रक्चर की इमेज अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. आपको यहाँ पे अलग लाइन दिख रही है, यहाँ पे अलग लाइन दिख रही है, यहाँ पे अलग लाइन दिख रही है, यहाँ पे अलग लाइन दिख रही है.
तो ये किस वजह से हुआ हुआ मतलब जैसे कि आप समझो यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है, पहले गई, फिर यहाँ पे थोड़ी दूसरी दूसरी को सॉइल उसका लेयर आया, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर आया, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर आया, मतलब अलग अलग सॉइल के आप लेयर्स देख सकते हैं। और नॉन फॉलिएटेड स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब एक ही सॉइल से बना हुआ है ये जो रॉक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉलिएटेड स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं नॉन फॉलिएटेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको क्लियरली दिख सकता है कि आपको जिसके अंदर लेयर दिखेगी ना वो फॉलिएटेड स्ट्रक्चर होगा, और जिसके अंदर लेयर नहीं दिखेगी वो नॉन फॉलिएटेड स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फॉलिएटेड स्ट्रक्चर है और कौन सा फॉलिएटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब हाँ, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सर इग्निशियस रॉक किसको बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक किसको बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, इग्निशियस रॉक हम उसको बोलते हैं कि जो रॉक मैग्मा या लावा में से निकलती है, ठीक है, और फिर कूल होने के बाद वो एक सॉलिड बिहेव स्ट्रक्चर देती है, सॉलिड एक स्टोन देती है, दैट इज़ इग्निशियस रॉक, ठीक है। और उसके अंदर से जो एग्रीगेट निकलेंगे वो इग्निशियस एग्रीगेट मिलेंगे अपन को, ठीक है। जो भी नीचे स्टोन बहुत हार्डन रहते हैं ना, तो वो क्या होता है, लावा के एक प्रेशर होता है नीचे अपना लावा का, ठीक है। अपना जब सेंटर, अपना जो सेंटर है ना वो पूरा लावा से भरा हुआ है, तो कभी कभार वो क्या एकदम फोर्स से धरती फाड़ के लावा निकलता है बाहर, ठीक है। तो उसके साथ जितने भी मिनरल्स है वो तो निकलते ही हैं, साथ ही साथ जो रॉक्स होते हैं वो भी निकलते हैं। वो ठंडा होने के बाद कौन सा बिहेवियर देते हैं, वो हीट बिहेवियर देते हैं, यानी गर्म रॉक होते हैं, इसलिए उनका नाम हमने क्या लिखा है, इग्निशियस रॉक। इसलिए हमने उसका नामकरण क्या करके रखा है, इग्निशियस रॉक करके रखा है, ठीक है। अब जो सेडिमेंटरी रॉक होता है, तो सेडिमेंटरी रॉक वो होता है जो हमें नदी के किनारे या ओशन के वहाँ पे वो रॉक मिलते हैं। अब वो रॉक बनते कैसे हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स का एक जगह डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन यानी इकट्ठा होना होता है, ठीक है। फिर उसकी लेयर एक के ऊपर एक चढ़ती है ड्यू टू पानी, पानी अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आता है, फिर कहीं पे वो सेटल होते हैं, ठीक है। सेटल होने के बाद एक के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन बनाते हैं, और फिर बाद में वो अपना जो बिहेवियर वो हार्डन कर लेते हैं। तो वहाँ से जो अपन को स्टोन मिलेगा, ठीक है, वो अपना क्या होगा, सेडिमेंटरी रॉक होगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर सेडिमेंटरी रॉक आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो फ्लोर ऑफ ओशन पे मिलेंगे, या वाटर बॉडी से अपनी अर्थ की वहाँ पे मिलेंगे, तो वो होते हैं अपने सेडिमेंटरी रॉक, क्लियर। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो एक लार्ज एरिया कवर करते हैं अपने अर्थ पे, जो एग्जिस्टिंग लैंड है वो अपनी मेटामॉर्फिक रॉक से ही बनी है। आप समझो 12% ऑफ अर्थ लैंड है अपनी, वो अपने किससे बनी है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, वो एग्जिस्टिंग रॉक होती है, ठीक है। वो मतलब अराइज होती है ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सॉइल का एक ट्रांसफर इरोजन हो गया एक जगह पे होना, या फिर अपना जो अर्थक्वेक की वजह से कहीं पे एलिवेटेड लैंड हो जाता है, हो जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से अपने क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो एक लेयर के ऊपर एक लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होके प्रेशराइज्ड और हाई हीट पे वो हम बनाते हैं, क्या बोलते हैं, रॉक बनाते हैं, बनता है, सॉरी बनाते तो क्या बनता है, उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। कैसे, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर बढ़ती रहेगी, प्रेशर क्रिएट होता रहेगा, प्रेशर क्रिएट होता रहेगा, नीचे से हीट तो आ ही रही है, ज़मीन गर्म होती है, तो वो क्या करेगी, बाइंडिंग पार्टिकल का काम करेगी हीट का, वो जो सॉइल का है, वो प्रेशर और हीट हाई टेम्परेचर से जो रॉक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक एग्जिस्टिंग रॉक होती है। तो 3 तरीके की रॉक, आपको जल में आपको रॉक मिल जाएगा, पाताल से जो निकला है वो इग्निशियस रॉक, पानी से जो निकला है वो सेडिमेंटरी रॉक, और जो लैंड पे है ही वो मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये 3 प्रकार के अपने जो है रॉक्स अपन को मिलते हैं, और इनसे अपना एग्रीगेट बनाते हैं। However, many metamorphic rock, particularly quartzite and gneiss, have provide good con- concrete aggregate. जो बहुत सारे मेटामॉर्फिक रॉक है, पर्टिकुलरली कोराटाइज्ड एंड गैनीस, ये नाम है दो मेटामॉर्फिक रॉक के, वो अच्छा कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। फिर एग्रीगेट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट। व्हाट इज आर्टिफिशियल एग्रीगेट? The most widely used
artificial aggregate are clean broken brick and air cooled fresh blast furnace slag. ठीक है, और टूटी हुई ईंट और जो एयर कूलर से ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैग निकला वो होगा, वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज अ आर्टिफिशियल एग्रीगेट. द ब्रोकन ब्रिक इज ऑफ गुड क्वालिटी प्रोवाइडेड अ सेटिस्फैक्टरी एग्रीगेट टू द मास ऑफ कॉन्क्रीट एंड आर नॉट सुटेबल फॉर रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट. ठीक है, जो ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट है वो गुड क्वालिटी की क्या बोलते हैं एग्रीगेट प्रोवाइड करते हैं, और मास ऑफ कॉन्क्रीट के लिए ये जो एग्रीगेट है वो सूटेबल नहीं रहते. मतलब मास ऑफ कंक्रीट बोले तो मास ऑफ कंक्रीट के लिए सूटेबल रहते हैं, पर रेनफोर्स कंक्रीट के लिए सूटेबल नहीं रहते. जहाँ पे सलिए लग जाएंगे ना कंक्रीट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे भी सलिए लगना चालू हो जाएंगे वहाँ पे ये अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे. मास कंक्रीट में जैसे आपको पीसीसी हो गया, इन सब में अगर जहाँ पे अपन को प्लेन सीमेंट कंक्रीट जहाँ पे अपन कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन ये एग्रीगेट करें ना एज अ ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है. पर जहाँ पे आरसीसी यहाँ पे रेनफोर्समेंट कंक्रीट यूज़ हो जाता है वहाँ उसके लिए ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट आर नॉट सुटेबल. ठीक है, तो उसको ना यूज़ करो तो अच्छा है. वर्क इफ़ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज लेस, और हाँ, अगर ब्रिक की स्ट्रेंथ 30 से 35 मेगा पास्कल है तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते उसको आप रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट के अंदर. हालांकि सस्ते पड़ते हैं अपन को, अगर देखा जाए तो ब्रोकन ब्रिक सस्ता पड़ेगा, पर जो अपना एग्रीगेट है वो जो नॉर्मल एग्रीगेट है उसमें उससे थोड़ा कम रहेगा वो. ठीक है, स्ट्रेंथ कम देगा. और ब्रिक का तो कैसा रहता है कि बहुत कमज़ोर भी होती है क्रशिंग टाइम पे, ना पता स्ट्रेंथ भी अच्छी ना दे पाए, तो ऐसा अपने हाई राइज स्ट्रक्चर बना रहे तो उसके लिए ये सही नहीं है. ठीक है, अब आर्टिफिशियल एग्रीगेट. द ब्रिक शुड बी फ्री फ्रॉम लाइन मोटार एंड लाइम सल्फेट प्लास्टर. द ब्रिक एग्रीगेट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन. ठीक है, जो ब्रिक है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, किससे फ्री होनी चाहिए, एक तो लाइम मोटार से फ्री होनी चाहिए और लाइम सल्फेट प्लास्टर से फ्री होनी चाहिए, तभी हम उसको एग्रीगेट के तौर पे यूज़ कर पाएंगे. सेकंड, जो हमारी ब्रिक है वो सूटेबल नहीं होनी चाहिए किसकी, वो सूटेबल नहीं रहेगी किसके लिए, वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन के लिए. तो जहाँ पे हम डब्ल्यूसी या बाथरूम बनाने का या किचन का वॉश बेसिन बनाने का सोच रहे हैं वहाँ पे अपन ये सारे एग्रीगेट ब्रिक एग्रीगेट यूज़ नहीं करें तो अच्छा रहेगा. नहीं तो वो क्या चांसेस है कि पानी ब्रिक के थ्रू बाहर निकले या अपना सीपेज अपन को देखने के लिए मिले उसके अंदर. ठीक है, इट हैज़ पुअर रेजिस्टेंस टू वियर एंड हैंस इज़ नॉट यूज्ड इन कंक्रीट फॉर द रोड वर्क. पुअर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ब्रिक के ऊपर मैं ही खड़ा हो जाऊँगा तो टूट जाएगी ब्रिक, इतना सस्ती वो रहती है. तो फिर व्हीकल तो क्या ही रूट सेंड कर पाएगा उसका, रोड सॉरी व्हीकल तो क्या लोड, व्हीकल का लोड तो क्या सेंड कर पाएगी ब्रिक, तो वो रोड वर्क के लिए अपन भी यूज़ नहीं कर सकते. समझ में आ गया. सेकेंड, थर्ड, द ब्लास्ट फर्नेस slag is the byproduct obtained simultaneously with pig iron in the blast furnace. ठीक है, किसका बाय प्रोडक्ट है, पिग आयरन का प्रोडक्ट है. ब्लास्ट फर्नेस में जब पिग आयरन का बाय प्रोडक्ट निकलता है वो है अपना ब्लास्ट फर्नेस slag. ठीक है, विच इज़ कूल्ड स्लोली इन द एयर, और धीरे धीरे वो कूल्ड होता है एयर के उसमें. फिर केयरफुली सिलेक्टेड slag produce concrete having properly compressible to that product by using gravel aggregate. ठीक है, तो उसको हमको क्या करना रहता है, जो स्लैग प्रोडक्ट रहता है कंक्रीट का उसको हमको अच्छी तरह उसकी जो कॉम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी है उसको ग्रेवल एग्रीगेट के संग बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है. ठीक है, उसके जो ग्रेवल एग्रीगेट है उससे हेल्प से हम जो स्लैग की जो कंक्रीट प्रॉपर्टी है हम वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. ठीक, कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेंगे. सेकेंड, हाउएवर द कोरोजन ऑफ स्टील इज मोर ड्यू टू सल्फर कंटेंट ऑफ स्लैग, बट द कंक्रीट मेड विथ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एग्रीगेट हैज़ गुड फायर रेजिस्टेंस क्वालिटी. ठीक है, वो अगर क्या होता है जो स्टील हमारा कोरोजन से भरा हुआ होता है और तो उसके अंदर अपन को क्या मिलेगा, सल्फर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा स्लैग का. पर जो कंक्रीट ब्लास्ट फर्नेस से बनेगा उसके अंदर क्या होगा,
फायर रेजिस्टेंस क्वालिटी अच्छी होगी। जो खुद ही फायर से बन के आया हो तो उसकी तो फायर रेजिस्टेंस क्वालिटी अच्छी होगी ना। द अदर example of artificial slag are the expanded shell and expanded slag and cinder etc. अब मैं आपको ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का एग्रीगेट का एक इमेज दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा वो किस तरीके से होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लास्ट फर्नेस के ब्लास्ट फर्नेस से निकले हुए जो एग्रीगेट है। ज़्यादातर ब्लास्ट जो रेलवे में अपन यूज़ करते हैं ना वहाँ पे भी हम ये एग्रीगेट यूज़ करते हैं। बहुत सारी इमेजेस है ब्लास्ट फर्नेस से निकले हुए हैं ये सारे के सारे एग्रीगेट, ठीक है। ये रहा ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट स्लैग, क्लियर। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन साइज। इसके ऊपर साइज के ऊपर जो क्लासिफिकेशन एग्रीगेट का हम करेंगे क्लासिफाइड। द साइज ऑफ एग्रीगेट यूज इन कॉन्क्रीट रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर और मोर डाउन टू फ्यू माइक्रोन्स, ठीक है। किसके बीच में उसकी रेंज रहती है, फ्यू सेंटीमीटर से लेके और फ्यू माइक्रोन्स के बीच में, माइक्रोन से सेंटीमीटर के बीच में उसकी साइज हम नापते हैं। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट मे बी वेरीज बट इन केस each case it is to be so graded that particles of different size fractions are incorporated in the mixture in appropriate proportion, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट वेरीज होते हैं, है ना, छोटे बड़े तो होते ही हैं, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, पर इतने भी इन पे अप्रोप्रिएट नहीं होने चाहिए कि भाई प्रोपोर्शन के अपना प्रोपोर्शन तोड़ देवे। तो वो चीज़ का हमको ध्यान रखना है, क्लियर। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेडिंग ऑफ, मतलब जो भी हम पार्टिकल्स के साइज से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एग्रीगेट का उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट बोलेंगे, ठीक है। अब ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द 3 क्लासिफाइड हमने पार्टिकल के साइज से रखा है। एक तो फाइन एग्रीगेट, फिर कोर्स एग्रीगेट एंड ऑल इन एग्रीगेट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है। अब जो फाइन एग्रीगेट है वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, तो भाई जो साइज़ रहेगी एग्रीगेट की 4.75 mm से 4.75 mm रहेगी या उससे छोटी रहेगी तो वो कौन सा एग्रीगेट हो जाएगा, अपना फाइन एग्रीगेट हो जाएगा। सैंड इज जनरली कंसिडर्ड हैविंग लो साइज लिमिट ऑफ अबाउट 0.07 mm। जो सैंड रहती है उसका कितना रहता है, लोअर साइज लिमिट रहती है 0.07 mm की, ठीक है। मटेरियल बिटवीन 0.606 एंड 0.002 mm इज क्लासिफाइड एज सिल्ट। 0.07 तक तो हम फाइन एग्रीगेट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, पर 0.06 mm से लेके 0.002 mm तक उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सिल्ट कंसिडर करेंगे। पार्टिकल स्मॉलर देन 0.002 mm आर टर्म्ड एज क्ले, ठीक है। क्या बहुत ही सही चीज़ बताई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है अपन को। पहले क्या चीज़ याद रखनी है, ये 0.007 mm की जो लोअर साइज लिमिट है किसकी, फाइन एग्रीगेट की रहती है, इससे थोड़ी नीचे गई और 0.002 mm तक क्या रहेगा, वो सिल्ट रहेगा, और 0.002 mm से साइज नीचे उतरी तो वो क्या बन जाएगा, क्ले बन जाएगा। बहुत सही चीज़ बताइए, बहुत दिमाग में ये चीज़ रखनी है। क्या कौन कौन सी चीज़ दिमाग में रखनी है अपन को, कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है, तो मैं बताता हूँ। कहाँ गया भाई टूल्स, निकालो ब्रश निकालो, हाँ शाबाश। देखो एक तो ये चीज़ याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई फाइन एग्रीगेट 4.7 mm के होते हैं। फिर लोअर साइज उसकी लिमिट कितनी रहती है, 0.07 mm की रहती है। 0.7 mm से नीचे उतरा यानी 0.06 या 0.002 mm हुआ तो वो उसको क्या कंसिडर करेंगे, सिल्ट कंसिडर करेंगे। और 0.002 mm से नीचे हुआ तो उसको क्या हम कंसिडर करेंगे, क्ले कंसिडर करेंगे, क्लियर है। लोम is a soft deposit consisting of sand, silt and clay in about equal proportion। अब जो लोम है वो क्या है, सॉफ्ट डिपोजिट कंसिडरेशन है किसका, सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। इक्वल प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट और क्ले मिला जाएगा तो अपन को क्या मिलेगा, लोम मिलेगा, क्लियर। द फाइन एग्रीगेट मे बी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है।
तीन तरीके के जो होते हैं उसमें से अपना जो एग्रीगेट है वो होता है, एक तो नेचुरल सैंड, फिर क्रश स्टोन सैंड एंड क्रश ग्रेवल। ठीक है, अब नेचुरल सैंड किसको बोलेंगे? तो नेचुरल सैंड द फाइन एग्रीगेट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड दैट विच हैज़ बीन डिपोजिट बाय द स्ट्रीम एंड ग्लेशियर्स एजेंसी। मतलब जो एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जो कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, इसका मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन, है ना। तो कोई भी स्टोन का डिसइंटीग्रेट होके यानी छोटे छोटे पार्टिकल में टुकड़ा होके कहाँ पे? नदी किनारे पे सेटल हो जाना, तो वो अपना क्या हो जाएगा? हो क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट पे कंसिडर करेंगे अपन उसको। ठीक है, ग्लेशियर्स एज मतलब आप समझो ना, सेडिमेंटरी रॉक इस टाइप ऑफ फाइन एग्रीगेट ज़्यादातर। फिर क्रश्ड स्टोन सैंड, क्रश्ड स्टोन सैंड यानी फाइन एग्रीगेट प्रोडक्ट बाय क्रशिंग द हार्ड स्टोन। जो अपन ब्लास्ट करके बॉम्ब लगा के किसको एग्रीगेट को तोड़ते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपन को एग्रीगेट मिलेंगे वो अपने क्या होंगे? हार्ड स्टोन, क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट होंगे। ठीक है, जो अपने बहुत चट्टानों को नहीं तोड़ते बॉम्ब लगा के, घूम करके तोड़ते थे, तो फिर उससे छोटे छोटे जो एग्रीगेट निकलते हैं वो अपने क्या होंगे? हार्ड स्टोन एग्रीगेट होंगे। ठीक है, फिर क्रस्ट ग्रेवल सैंड, तो क्रस्ट ग्रेवल सैंड क्या है? द फाइन एग्रीगेट प्रोडक्ट बाय क्रशिंग नेचुरल ग्रेवल। और नेचुरल ग्रेवल से उनको तोड़ के जो एग्रीगेट बनाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रस्ट ग्रेवल सैंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट according to the size, the fine aggregate may be described as coarse, medium and fine aggregate depending upon the particle distribution. ठीक है, according to the size, जो fine aggregate may be described as core, medium and fine sand. ठीक है, इसमें अपन तीन तरीके से अपन उसको वो कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं लाइन मार देता हूँ। ठीक है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज, और पार्टिकल साइज पे ऊपर भी डिपेंड करता है। IS कोड 383, बार बार ये IS कोड आ रहा है और ये मैं मीटिंग में भी पूछूंगा, जिसको नहीं आया समझ लेना उसकी खैर। ठीक है, IS कोड कौन सा होता है भाई एग्रीगेट के लिए? तो ये चीज़ आनी चाहिए। हैज़ बीन डिवाइडेड फाइन एग्रीगेट इन टू 4 ग्रेडिंग जोन। ठीक है, किस फाइन एग्रीगेट को 3 ग्रेडिंग जोन में बांट दिया है। तो ग्रेडिंग जोन कम प्रोग्रेसिवली फाइनर फ्रॉम द ग्रेडिंग जोन 1 टू ग्रेडिंग जोन 4। 4 जोन में डाला है। कौन से? ग्रेडिंग जोन 1 से लेकर ग्रेडिंग जोन 4 तक। कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? जो रिटेन कर जाता है 4.7 mm से ज़्यादा बड़ा होता है, वो कोर्स एग्रीगेट होता है। सिंपल, द कोर्स एग्रीगेट में बी ओनली द फॉलोइंग टाइप। दो टाइप, एक ही टाइप का मिलेगा आपको। एक तो क्रश्ड ग्रेवल और स्टोन ऑब्टेन बाय द क्रशिंग ऑफ ग्रेवल एंड हार्ड स्टोन। ठीक है, अभी कोर्स एग्रीगेट, तो भाई आज कोर्स एग्रीगेट के बारे में अपन और ऑल इन एग्रीगेट के बारे में हम कल डिटेलिंग में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर 23 मिनट्स का हो गया, इसलिए आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, है ना। और कल आएंगे तो अपन मंडे ये लेक्चर मंडे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? क्रस्ट एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बारे में और जानेंगे, और एग्रीगेट के और भी अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। देखो मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर ये यूट्यूब देखा जाए ना तो लाइव क्लास से यूट्यूब का जो चैनल रहता है हमारा वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। कि हम जो लाइव पढ़ाते हैं उसके अंदर हम लोग तुमको ज़्यादा इमेज नहीं दिखा पाते, पर इसके अंदर तुमको सारा इमेज के साथ और सारे कंटेंट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोरियत भी हो रही है ना तो आपको यूट्यूब बहुत अच्छा वो देता है माध्यम, आप 2x करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट अश्विन सर बोलेंगे एकदम। ऐसे तो मैं नॉर्मल में भी बहुत फटाफट बोलता हूँ, पर उसके अंदर और डबल स्पीड हो जाएगी, तो आप क्या सीख सकते हो। और आप कभी बोर हो रहे हो, जैसे मैं समझ सकता हूँ कि हम बोर हो जाते हैं एक चीज़ पढ़ के, तो हम वो देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा माध्यम है ये, आप प्लीज़ देखो इसको। ठीक है, पढ़ो, ये आपके लिए ही कर रहे हैं हम लोग, है ना। और कुछ भी क्वेरी होती है तो हम मीटिंग तो रखती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो लेक्चर में अपन एग्रीगेट के बारे में और डिटेलिंग पढ़ेंगे। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। बाय बाय।